व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉपर शीट का एनालिसिस करके बताऊंगी। हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो हमने पढ़ाई करी है अभी तक उसको हम एग्जीक्यूट करें। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करें? तो हमें सबसे पहले क्या जानना है, देखो सबके पास नॉलेज होती है बट लोगों को नहीं पता कि उस नॉलेज को हम एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करें, एक्चुअल में प्रेजेंटेशन उसकी कैसे करें। अब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इकोनॉमिक्स की मुझे कोई भी रीसेंट जो है वो टॉपर शीट नहीं मिली। तो मेरे को जो रीसेंट दिखाई थी सीबीएसई की वेबसाइट पे वो थी टर्म 2 2022 की आंसर शीट। ठीक है, तो मैं वही लेके आई हूँ क्योंकि हमें सिर्फ समझना ज़रूरी है कि एक बच्चा जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है अपने आंसर्स को, कैसे लिखता है, तो वो हमें इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमें एक और चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको आपने पॉइंटर्स में ही करना है और आपका एक आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें हमारे पास भाई आएगा इंट्रोडक्शन, बॉडी और एंड में कंक्लूजन। अगर आप चाहो तो आपको बिल्कुल एग्जाम्पल्स डालने चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स डालने चाहिए, आपको डायग्राम्स डालने चाहिए टू मेक योर आंसर्स मोर प्रेजेंटेबल एंड बेटर। ठीक है, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स जो है वो एलोकेट कर दे। ठीक है, तो अब ये वीडियो आपको 2 से 3 बार अच्छे से देखनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर्स को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, 1 मार्कर वगैरह के हमें आंसर्स को कैसे लिखना है। अब इसमें एमसीक्यू तो मेंशन नहीं है तो फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब मैं इस बच्चे की आंसर शीट देख रही थी तो मैंने देखा कि एक तो इस बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत नीट है उसका पेपर, कोई ओवर राइटिंग देखने को मुझे नहीं मिली पेपर में। ठीक है, दूसरी बार हैंड राइटिंग इज ऑल्सो गुड, बहुत गंदी हैंड राइटिंग भी नहीं है, नीट हैंड राइटिंग है, ठीक हैंड राइटिंग है। ठीक है, कई बार बच्चे स्क्रिबल बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो समझ नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई जो हमारे आंसर्स है वो बहुत नीट हो, क्लीन हो, उसमें कोई भी मुझे ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अब जैसे हम ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, कि आपको अग्री करना या आप डिसअग्री करते हो। तो इस बच्चे ने क्या किया है, इसने पहले लिखा है यस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें उन्होंने आपका ओपिनियन मांगा हो कि भाई सही बात है गलत बात है, तो हमें भी ऐसे ही शुरुआत करनी है। और इसके साथ अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो उसने यस को जो है बच्चे ने अंडरलाइन करा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि उसने यस आई अग्री को अंडरलाइन किया हुआ है विद द गिवन स्टेटमेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। उसने ये बताया और फिर उसने रीजंस बता दिए कि क्या रीजन है। मैं हाँ तो बोल रहा हूँ पर मुझे उन स्टेटमेंट्स को सही बताने की बजाय भी तो बतानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट भी तो करना है। तो उसने ये जो सारे हैं वो पॉइंटर्स जो हैं वो देखो कितनी अच्छी तरह से उसने पॉइंटर्स लिखे हैं और साथ ही साथ सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन जैसे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दूसरे में हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट, थर्ड में इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपको भी अपने पेपर में ऐसे ही प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। अब जितने भी हमारे भाई 1 मार्कर है तो उसमें हम ब्रीफली ही एक्सप्लेन करेंगे, ये नहीं है कि 1 नंबर के लिए हम 5 नंबर 6 नंबर जितना लिखेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है जी न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल कौन सा है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसमें हम के की वैल्यू निकालते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, देखो इस बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल किया है। इसने लिखा है कि हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, 75% हमें इनकम दे रखी है। ठीक है, और कंजम्पशन। ठीक है, अब उसने एमपीसी की वैल्यू भी बता दी कि मैंने एमपीसी की वैल्यू को 75% आपने दिया था और हम इसको 0.75 भी कह सकते हैं। फिर उसने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा, फिर उसने उसको पूरे अच्छे से सॉल्व किया। उस बच्चे ने ये भी बताया कि भाई चेंज इन वाई और चेंज इन आई को क्या बोलते हैं। देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम। ठीक है, तो कितनी नीटली इस बच्चे ने जो है अपना आंसर जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो प्रेजेंट किया है। कोई ओवर राइटिंग नहीं है, उस बच्चे ने सब बताया कि हमें क्वेश्चन में क्या अवेलेबल था। फिर उसने फॉर्मूला लिखा बहुत नीटली, फॉर्मूला में उस के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकालने के बाद उसने ये भी बताया कि भाई चेंज इन आई और चेंज इन वाई का क्या मतलब है, और फिर उसने टोटल जो है वो हमें बता दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दी तो ताकि आपको चेंज इन वाई वाली भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, अब इसने बहुत अच्छे से इस भाई न्यूमेरिकल किया। अब उसने एंड में क्या लिखा, सो द टोटल
इंक्रीज इज बाय इतना, और उसने एंड में ये भी बताया कि टोटल इंक्रीज मेरा कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट देखो, आपने दो क्वेश्चन देख लिया। अब इन दो क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट करी होगी कि हर पॉइंट के बाद एक तो लाइन छोड़ी हुई है ना, लाइन छोड़ी हुई है। क्वेश्चन खत्म, उसके बाद भी लाइन छोड़ी हुई है। और न्यूमेरिकल में भी देखो उसने हर एक, देखो यहाँ पर जैसे उसने लाइन छोड़ी, यहाँ पर उसने लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ पर उसने बच्चे ने लाइन छोड़ी है ना। तो उसने देखो स्पेसिंग भी अच्छी न्यूमेरिकल में कर रखी है ताकि एग्जामिनर को न्यूमेरिकल भी अच्छे से दिखे। कई बार क्या होता है, जो मैथ से थोड़ा सा घबराते हैं, जो न्यूमेरिकल से बच्चे घबराते हैं, वो घबराहट में न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं, फिर वो न्यूमेरिकल को ऐसे काट देते हैं या ओवर राइटिंग कर देते हैं। तो ये अवॉइड करना, ठीक है, ये मत करना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट पूछी थी, अगेन वो कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा, और उसने बोला कि आई रिफ्यूट, ठीक है, और उसने फिर से वही रिफ्यूट के जो है वो हमें क्या दे दिए, रीजंस दे दिए कि भाई वो क्यों अग्री नहीं करता। और उसके बाद देखो उसने वही किया है बच्चे ने कि उसने हर कीवर्ड को अंडरलाइन करा है, जैसे एक्सेस डिमांड, फिर ये वाली, ठीक है, फिर नेक्स्ट में उसने डजंट क्रिएट, ठीक है, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब उसने जो है वो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो डिफरेंस पे होगा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है। तो बहुत अच्छे से वेरी नीट वेरी क्लीन टेबल हमें देखने को मिल रही है। उसने बहुत अच्छे से ऊपर हेडिंग डाल रखी है विच इज डेप्रिसिएशन, कैपिटल, और साथ में बेसिस ऑफ डिफरेंस डाल रखा है। पहला उन्होंने मीनिंग का लिया जिसमें उन्होंने मीनिंग एक्सप्लेन किया, और बच्चों देखो कि मीनिंग में भी उस बच्चे ने जो है वो चीजों को अंडरलाइन किया है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट उसने नेचर लिया है वैसी, और हर हर पॉइंट के बाद उस बच्चे ने लाइन बनाई है, मतलब लाइन छोड़ी है। कितना नीट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसे उसने मीनिंग, नेचर और प्रोविजन जो है वो दे दिया, ठीक है, और उसने नेक्स्ट पेज को भी इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इनफॉर्मल सेक्टर पे है। वैसे ही उसने क्या किया भाई, उसने थोड़ा सा डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया, और ये डेटा जो है इस बच्चे ने हाईलाइट किया है। वैसे ही जो आगे के पॉइंट्स है, देखो पॉइंट्स में अगेन कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड, और जो हमारा उन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो हमारा जो लाइन है उसको भी छोड़ के रखा है। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो सेम चीज हो रखी है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, तो उसने पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सप्लेन किया है कि वो कहाँ इंक्लूड होता है, नहीं होता है, ठीक है, और सेकंड पार्ट भी उन्होंने ऐसे बच्चे ने जो है वो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इन्वायरमेंट पे है, ठीक है, वैसे ही उसने उसको एक्सप्लेन किया, सारे जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि भाई इन्वायरमेंट क्राइसिस इम्पैक्ट्स द रिसोर्सेज एडवर्सली, तो वो क्यों करता है, तो वो इसमें यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने बच्चे ने यही करा है, जैसे जीएलएफ पे क्वेश्चन है, ठीक है, और इस पे उन्होंने सारा डेटा भी मेंशन किया है, फिर उन्होंने सारे पॉइंट्स मेंशन करे हैं। और आप देख रहे हो एक चीज की कीवर्ड्स मेंशन्ड है, कीवर्ड्स है, लाइन स्पेसिंग है, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, कोई ओवर राइटिंग आपको अभी तक देखने को नहीं मिली। अच्छा, जो हमारी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से करे हुए हैं, फॉर्मूलाज मेंशन्ड है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन्ड है वो तक उन्होंने बताया है, फिर एंड की स्टेटमेंट भी उस बच्चे ने लिखी है। तो आपको भी ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को जो है वो करना है, आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर उन्होंने ये सारे रीजन बताए हुए हैं, ठीक है। अब ये बैंक रेट पे, रेपो रेट पे क्वेश्चन है, और उसने सारे अगेन कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर उसने थोड़ा सा काट के रखा है, बट वो भी देखो कितना नीट लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज्यादा ओवर राइटिंग है ना। वेरी नीटली उसने ये चीज को ठीक किया है। अब अगेन यहाँ पर हमारे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जो है नेट वैल्यू एडेड पे। तो उसने पहले बच्चे ने क्या किया, पहले बच्चे ने जो है वो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद उसने सारी वैल्यूज डाल दी, ठीक है। और कितनी नीटली आप देखोगे ये प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर कि कोई ओवर राइटिंग नहीं है, लाइन अच्छे से लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये एनवीए की वैल्यू आ गई। फिर फाइनल गुड्स का क्वेश्चन है, तो उसने फाइनल गुड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और आप एक चीज देखो कि कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पर भी ना एग्जाम्पल्स भी मेंशन्ड है, एग्जाम्पल्स भी मेंशन्ड है।
तो आपको ये ज़रूर में याद रखना है कि जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हो, आप लोगों ने एग्ज़ाम्पल ज़रूर से डालें। जैसे फाइनल गुड्स में आप डाल सकते हो, इंटरमीडिएट गुड में आप एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हो, कैपिटल लॉस, एप्रिसिएशन का भी आप एक एग्ज़ाम्पल डाल सकते हो। तो जहाँ-जहाँ आप एग्ज़ाम्पल डाल सकते हो, अपने वहाँ-वहाँ ज़रूर से एग्ज़ाम्पल डालना है। जहाँ-जहाँ आप बच्चों विजुअल रिप्रेज़ेंटेशन कर सकते हो, वहाँ-वहाँ आपने विजुअल रिप्रेज़ेंटेशन भी करनी है। ठीक है? अगेन सेम सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन है, सब कुछ अंडरलाइन है। अब ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप पे क्वेश्चन है। तो पहले और एक और चीज़ आपने अभी तक नोट करी, तो देखो हर हर आंसर का ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने देखा, प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा है। जैसे भाई यहाँ पर एक तो क्या है, इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिल रही है कि पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बॉडी जिसमें हमारे कॉजेज़ वगैरह ने, और फिर हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं। और यही स्ट्रक्चर बच्चों अगर आप देखो तो इस बच्चे ने दोनों न्यूमेरिकल्स में भी यही करा है। तो आपने भी ऐसे ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है इसको। ठीक है? ये पूरा रेपो रेट का उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर कमर्शियल बैंक पे क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट आ गया। पूरे पॉइंट्स में है और बहुत क्रिस्प पॉइंट्स हैं। ठीक है? तो ये भी देखो और ये कंक्लूजन देखो, दिस विल कंटिन्यू टिल द डिफ्लेशनरी गैप गेट्स करेक्टेड। ठीक है? तो हमें भी अपने जो है क्वेश्चंस वो ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। अब ये बहुत ही मुझे जो पेपर में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगी मुझे कि ये जो है ना बिफोर एंड आफ्टर, ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जो इस बच्चे ने किया। और देखो सारी लेबलिंग भी करी हुई है इस बच्चे ने, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये इनकम लेवल है, ये मेरा डिफ्लेशनरी गैप दिखा रहा है। तो ये अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो है वो डायग्राम्स देखकर ही समझ जाता है कि हाँ बच्चे को आता है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप अपने डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? बहुत अच्छे से इससे डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही एक और क्वेश्चन है जिसमें पहले उसने अगेन इंट्रोडक्शन दी, फिर उसने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या आता है, उसमें वो चीज़ें अंडरलाइन करी हुई हैं और फिर उसने बच्चे ने जो है सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो दे रखे हैं। तो हमने इस पेपर एनालिसिस से क्या सीखा? हमने इस पेपर एनालिसिस से ये सीखा कि बच्चों नंबर 1 हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन आएगी, मेरी बॉडी आएगी, मेरा कंक्लूजन आएगा। और हमने क्या देखा कि भाई मेरे को अपनी नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है फॉर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है? तीसरी चीज मैंने क्या देखी कि इसने हर आंसर में कीवर्ड्स को वो बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ है। जहां जहां ये बच्चा डेटा डाल सकता था इस बच्चे ने डेटा डाला है। जहां जहां ये बच्चा एग्जाम्पल्स डाल सकता था उसने वहां वहां एग्जाम्पल डाला है। जहां जहां ये बच्चा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकता है वहाँ-वहाँ इस बच्चे ने वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके आंसर्स आपके ऐसे ही होंगे। उसमें आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आएगा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जहाँ एग्ज़ाम्पल्स डाल सकते हो डालो, जहाँ पर डेटा डाल सकते हो डालो, ठीक है? और अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड रखो, जितना रिक्वायर्ड है उतना करो। अब आ जाते हैं जी एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अब एमसीक्यू में आप क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आप ए लिखोगे और ए के साथ आप लिखोगे ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है? तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, मतलब अपने ऑप्शन भी लिखना है और ऑप्शन क्या है वो भी आपने लिखना है, क्योंकि ज़रूरी ये है इसको लिखना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो चेकिंग कर रहा होगा। अब वो बार बार मार्किंग स्कीम चेक करे ना करे या जो भी है ना, बट उन्हें याद तो नहीं होगा कि ए में क्या लिखा है। तो इट्स बेटर कि आप ए के साथ पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे ऑप्शन में क्या है। ठीक है? और जो आपका एमसीक्यू है वो आपने हर एमसीक्यू के बाद एक एक लाइन को छोड़ना है ताकि आपका जो है वो पेपर नीट एंड क्लीन लगे, नो ओवर राइटिंग। ठीक है? तो यही थी भाई एनालिसिस हमारी। हमने क्या सीखा इसमें कि हमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, नीट होना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर का 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से हमें डिटेल देनी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आई होप बच्चों आपको इससे पूरा समझ में आ गया होगा कि हमें अपने इकोनॉमिक्स के आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। Till next time, keep winning, you champions.